Hello everyone, welcome to परीक्षा समर. This is स्मृति त्रिहान, your English educator, and I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे. सबसे पहले हम लोग 2-3 मिनट बात करेंगे और चर्चा करेंगे अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा समर के बारे में कि परीक्षा समर आपके लिए क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा YouTube चैनल होने वाला है. परीक्षा समर जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न से 9th, 10th, 11th, 12th की तैयारी कराएगा और वो भी सबसे अनुभवी और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा. यहाँ पर आपके जो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी हिंदी भाषी छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये चैनल विशेष रूप से बनाया है जहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स को 9th, 10th, 11th, 12th की प्रिपरेशन कराई जाएगी. अब बात करते हैं अपने चैनल के कुछ उद्देश्यों के बारे में कि ये चैनल आगे चल के आपके बीच में क्यों एक बहुत प्रसिद्ध और पॉपुलर होने वाला है. तो आगे चल के हमारा YouTube चैनल आपके बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर होने वाला है और इसका कारण क्या है, इसके उद्देश्यों पे हम बात करते हैं. हम परीक्षा समर के कुछ उद्देश्यों पे बात करते हैं. हमारे चैनल की खास बात यह है कि हमने यहाँ पर, जैसे हमारे देश में बहुत सारे YouTube प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं, लेकिन वो सभी इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं. वो सभी इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं. परीक्षा समर की खास बात यह है कि ये विशेष रूप से हमारे सभी हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यहाँ पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी और हमारे बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर जो आपकी क्लासेस की जो फीस होगी वो एकदम मिनिमम होगी. अन्य संस्थान जो कार्य कर रहे हैं उनमें एकदम बहुत ही हाई फीस है, बहुत ज़्यादा हाई फीस पर तैयारी करा रहे हैं जिसकी वजह से हर बच्चा उसका लाभ नहीं उठा पाता. बट हमारा जो चैनल है परीक्षा समर, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर आपको न्यूनतम शुल्क में, यानी कि एकदम न्यूनतम तो नहीं, यहाँ पे आपको मिनिमम फीस में हमारे बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने 9th, 10th, 11th, 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे. तो हमारा चैनल जो है स्पेशली जितने भी हिंदी भाषी छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपको हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे. तो आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी और यहाँ पर हम आपको इंग्लिश पोर्शन कवर कराने वाले हैं. तो यहाँ पर हम 10th क्लास का इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट कवर करेंगे. हाई स्कूल का इंग्लिश पोर्शन यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा जिसमें आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों कराई जाएंगी. यहाँ पे आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों मिलेंगी और बेस्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी. इसके साथ साथ हम प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करेंगे. ओके, बढ़ते हैं आगे. जब भी हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिव विचार के साथ करते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं. तो चलिए देखते हैं कि आज का कोट ऑफ द डे हमारे लिए क्या पॉजिटिव मैसेज लेकर के आया है. स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बात तो आपको याद होगी है. हम सभी ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बात सुनी है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए. तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, हमें इस बात को अपने अंदर अपनाना है, धारण करना है. और सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपने एम को, जब तक कि आपके उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें हार्ड वर्क करते रहना है, परसीवरेंस और डिटर्मिनेशन के साथ. ओके, एक और बढ़िया मैसेज हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि भाई समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो. हमें अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सबक लेना चाहिए. पास्ट में हमने जो भी गलतियां की हैं उन्हें हमें अपने वर्तमान में और भविष्य में रिपीट नहीं करना चाहिए और वर्तमान पे ही पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप गोल्डन होगा, फ्यूचर अपने आप सुनहरा होगा अगर आपका वर्तमान अच्छा होगा. तो पास्ट की गलतियों से सबक लीजिए जिससे कि वर्तमान में वो गलतियां ना दोहराई जाएं और वर्तमान को बेहतर बनाइए. प्रेजेंट में ध्यान दीजिए, प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा. घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है. हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं. आज के टाइम में कोई भी आदमी अगर आप पूछो तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल 100% खुश हो, 100% सुखी हो. हर किसी की लाइफ में दुख है, तकलीफ है, अप्स एंड डाउन्स है, चैलेंजेस हैं. लेकिन लाइफ में वही व्यक्ति राइज करता है, वही व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है जो उन सभी तकलीफों को ओवरकम करता है और उनसे ऊपर उठता है.
तो आपको भी अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, ओवरकम करना है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपनी क्लास के आगे अगले पार्ट की ओर। आज हम आपके डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर प्रेपोजिशन चैप्टर, और प्रेपोजिशन चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए तो प्रेपोजिशन हमारे ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन सी? नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स एंड इंटरजेक्शन। अब यहां पर हम आज यहां पे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम एकदम सिंपल भाषा में जानेंगे। तो प्रेपोजिशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले शुरुआत की है किससे? ग्रामर से। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ग्रामर और लिटरेचर दोनों को कवर करेंगे। हम यहाँ पे अपनी क्लास में ग्रामर पोर्शन एंड हम ग्रामर और लिटरेचर दोनों को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे किससे? ग्रामर से। तो हम ग्रामर और लिटरेचर दोनों को कवर करेंगे, लेकिन आज हम बिगिन करेंगे किससे? ग्रामर पोर्शन से। तो ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है, एंड दैट इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होता है एकदम सिंपल भाषा में जानेंगे। तो व्हाट इज प्रेपोजिशन, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है, हम एक सिंपल स्टेटमेंट से इसको समझते हैं। यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। सेकेंड है, we need a roof over us. We need a roof over us. हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रेपोजिशंस। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रेपोजिशंस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, इसीलिए हमने यहाँ से शुरुआत करी है। बाकी नाउन, वर्ब, एडवर्ब भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रेपोजिशन क्या होता है एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, इसके नेम के अंदर ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बट आप इसकी डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए। प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है। अब इस चीज को एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। ओके, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। यहां पर जो प्रेपोजिशन है वो है अंडर। दूसरा सेंटेंस हमें दिया गया है वी नीड अ रूफ ओवर अस, हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस की अगर बात की जाए तो पहले सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? अंडर है, और दूसरे सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? ओवर है। पहले में अंडर है और दूसरे में क्या है? ओवर है। पहले सेंटेंस की अगर बात की जाए तो देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। अब यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन का मीनिंग समझना है, ठीक है? तो बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन किसके पहले आ रहा है? प्रेपोजिशन किसी भी नाउन के पहले आ रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये नाउन दिया गया है। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या है कि प्रेपोजिशन, जो डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की, वो आप इन दोनों सेंटेंसेस के द्वारा अच्छे से समझ जाओगे। देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर आपने देखा प्रेपोजिशन क्या है? अंडर। किसके पहले आ रहा है? टेबल के पहले। और टेबल क्या है? हमारा नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है, ठीक? ओके, अब ये प्रेपोजिशन नाउन के पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम एक एरो बना देते हैं, तो ये क्या आ रहा है? इसके बिफोर आ रहा है, इस नाउन के पहले आ रहा है। और इस नाउन को बाकी के शब्दों से, बाकी के शब्द यहाँ पर क्या है? बाकी के शब्द हैं देयर इज अ कैट सिटिंग, ये बाकी के शब्द हैं। तो प्रेपोजिशन नाउन के पहले आता है और उस नाउन को या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है।
ध्यान से सुनिएगा, प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है। यहां पे टेबल के पहले प्रेपोजिशन आ रहा है अंडर, और इस टेबल को किससे रिलेट कर रहा है? इस टेबल को बाकी के शब्दों से रिलेट कर रहा है देयर इज अ कैट सिटिंग से। तो देयर इज अ कैट सिटिंग हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं, यानी कि टेबल और कैट का रिलेशन बताने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, वी नीड अ रूफ ओवर अस, हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। अब इस सेंटेंस की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रेपोजिशन क्या है? ओवर। अब ओवर का मतलब क्या होता है कि अगर हमसे ऊंचाई पर कोई चीज है और वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन की जब बात करते हैं तो वहां पर ओवर का यूज होता है। यहां पे जो ओवर प्रेपोजिशन है वो किसके पहले आ रहा है? अस प्रोनाउन के पहले आ रहा है। तो ये ओवर प्रेपोजिशन हमारा अस प्रोनाउन के पहले आ रहा है। ये जो अस प्रोनाउन आपको दिया गया है, इस अस प्रोनाउन के पहले ये प्रेपोजिशन आ रहा है और इस प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से, यानी कि ये जो हमारे बाकी के शब्द हैं, बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम कर रहा है। तो इस प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ड से रिलेट करने का काम कर रहा है। यही काम होता है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन का यही काम होता है कि किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आ रहा है और इस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से, रेस्ट ऑफ द वर्ड से रिलेट करने का काम करता है। ये इसका मीनिंग हो गया। नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से, रेस्ट ऑफ द वर्ड से रिलेट करने का काम करेगा। सो देखिए, बाकी के शब्दों से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे टेबल और कैट का रिलेशन बता रहा है पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में अज और रूफ का रिलेशन बता रहा है कि भाई हमें अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। तो अज और रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स, बाकी के वर्ड्स हमारे जो हो गए, उनमें रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स यानी बाकी के वर्ड्स, वी नीड अ रूफ का रिलेशन बता रहा है। अब देखो, यही इसकी डेफिनेशन है। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है कि अ preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or a thing denoted by it stands in regard to something else. तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में येस टाइप कर दीजिए। अब बढ़ते हैं इसके आगे। आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट में येस टाइप कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब देखिएगा, यही सिंपल सी बात यहाँ पर बोली गई है कि प्रेपोजिशन वह शब्द है या शब्द समूह है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करता है। देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल एंड वी नीड अ रूफ ओवर अस। अब दूसरी चीज, अब देखो हमारे मन में अब एक विचार आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम प्रेपोजिशन क्या सिर्फ नाउन प्रोनाउन के पहले ही आता है, क्या नाउन प्रोनाउन के बाद में नहीं आता? तो भाई इसका जवाब है कि हाँ, नाउन प्रोनाउन के बाद में भी प्रेपोजिशन का यूज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन और आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन प्रोनाउन के पहले भी आता है और नाउन प्रोनाउन के बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। पहले वाला केस तो आपने देखा, पहले वाला केस आपने देखा ना कि प्रेपोजिशन कैसे नाउन की प्रोनाउन के पहले आ रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है अंडर, ठीक है, और ये प्रेपोजिशन जो है किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी नीड अ रूफ ओवर अस, यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ओवर, और ये प्रेपोजिशन किसके पहले आ रहा है? अस प्रोनाउन के पहले आ रहा है। इतना पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया, अस प्रोनाउन के पहले आ रहा है, ठीक। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब ये नाउन प्रोनाउन के बाद में कैसे यूज होता है, तो बाद वाले केस को हम देखते हैं। तो नाउन प्रोनाउन के पहले भी आता है और बाद में भी आ सकता है। अब बाद वाले केस को जरा ध्यान से समझिएगा। तो प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन का यूज नाउन प्रोनाउन के बाद में भी किया जा सकता है। बाद में कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, हु वॉज ही टॉकिंग टू।
बात हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, हु वॉज ही टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है कि आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन वाला केस क्या है, हु वॉज ही टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के बाद में भी आता है। नाउन प्रोनाउन के बाद में कैसे आता है, तो इसको हम ऐसे देखते हैं, हु वॉज ही टॉकिंग टू। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ही है, और इसका प्रेपोजिशन क्या है, टू है, जो इसके बाद में यूज हो रहा है। प्रोनाउन क्या है, ही है, और इसका प्रेपोजिशन है टू, जो इसके बाद में प्रयोग हो रहा है। ये आफ्टर वाला केस है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हु वॉज ही टॉकिंग टू, वह किससे बात कर रहा था। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में आप देखो तो ही क्या है, प्रोनाउन, और इसका प्रेपोजिशन कहाँ है, टू, जो इसके बाद में यूज हो रहा है। इसको अलग से बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हु वॉज he talking, who was he talking to, who was he talking to, वह किससे बात कर रहा है, who was he talking to। ठीक, सेकेंड सेंटेंस है, I need a chair, I need a chair to sit on, I need a chair to sit on, मुझे बैठने के लिए एक चेयर चाहिए। अब आप देखो इन दोनों ही सेंटेंसेस में, अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के बाद में भी यूज होता है। प्रेपोजिशन कैन बी यूज्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन इज यूज्ड, यहाँ पे प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, preposition is used, 1 minute, okay, preposition is used after a noun और pronoun। preposition का यूज नाउन प्रोनाउन के बाद में भी किया जा सकता है। preposition used after a noun और pronoun। अब देखिए नाउन प्रोनाउन के बाद में कैसे preposition आ रहा है, तो इसका एग्जाम्पल है, who was he talking to, वह किससे बात कर रहा था। यहाँ पे आप सेंटेंस देखो तो प्रोनाउन क्या है, ही है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस ज़रूर बोलिएगा। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा। हु वॉज ही टॉकिंग टू, आप किसी से पूछ रहे हो कि वह किससे बात कर रहा था। ठीक, अब इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन क्या है, ही है, और इसका प्रेपोजिशन क्या है, टू है, जो कि इसके बाद आ रहा है। यानी कि ये इसके बाद आ रहा है। ये कौन सा केस हो गया, ये आफ्टर का केस बन गया, ये इसके बाद आ रहा है। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन। ओके, आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, मुझे बैठने के लिए एक चेयर चाहिए। ओके, आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, मुझे बैठने के लिए एक चेयर चाहिए। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन। यहाँ पे चेयर क्या है, हमारा नाउन है। चेयर क्या है, नाउन है, और इसका प्रेपोजिशन कहाँ पे आ रहा है, इसका प्रेपोजिशन ऑन है, जो इसके बाद आ रहा है। इसका प्रेपोजिशन ऑन है, जो इसके बाद आ रहा है। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चेयर क्या है, नाउन है, और इसका प्रेपोजिशन इसके बाद यूज हो रहा है। सो दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन कि प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन प्रोनाउन के बाद में भी यूज होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो टू सिट दिया गया है, इसको टू को प्रेपोजिशन मत मानिएगा। ये जो आपको टू सिट दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेपोजिशन नहीं है, बल्कि हम बताते हैं कि ये आपका टू सिट जो है, ये प्रेपोजिशन नहीं, बल्कि ये आपका प्रेपोजिशन नहीं, बल्कि ये आपका 2+V1 है। ये 2+V1 है, जिसको कि कहा जाता है ग्रामर में इन्फिनेटिव वर्ब। ये आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। क्लियर? तो ये जो 2+V1 है, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप कि दिस इज क्लियर। क्लियर हो गया है तो कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा, कमेंट में यस जरूर करिएगा, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। अब बढ़ते हैं प्रेपोजिशन के। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रेपोजिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है।
प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, बाद में भी आ सकता है। एक एक करके इसको टुकड़ों में समझते हैं। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। बाद वाला केस भी हमने समझ लिया था कि बाद में आता है, और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से, रेस्ट ऑफ द वर्ड से रिलेट करने का काम करता है, रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे चेयर को प्रेपोजिशन क्या कर रहा है कि नाउन प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम कर रहा है। ही को हु वाज ही टॉकिंग टू, मतलब ये रिलेशन बताने का काम कर रहा है, वह किससे बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखा जाए तो आई वी नीड अ रूफ ओवर अस, तो यहाँ रूफ को अस से रिलेट करने का काम किया जाता है, तो ये रिलेट करने का काम करता है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात की, क्या प्रेपोजिशन वर्ड की फॉर्म में ही होता है। अब एक और हम इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन आपने देखी, इसकी परिभाषा में आपने देखा है कि ये लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि प्रेपोजिशन वह शब्द है या शब्द समूह है, यानी कि प्रेपोजिशन वर्ड भी हो सकता है, प्रेपोजिशन वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। अब आपने यहां पर देखा कि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्रेपोजिशन वर्ड है और फ्रेज है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड भी हो सकता है और ये फ्रेज भी हो सकता है, ये वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। वर्ड कैसे है, तो वर्ड का तो मीनिंग आप वर्ड मतलब इसका फॉर्म क्या होगा प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज। फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह। तो भाई प्रेपोजिशन के रूप को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए प्रेपोजिशन जो है ये वर्ड और फ्रेज दोनों हो सकता है। प्रेपोजिशन वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज के फॉर्म में भी काम करता है, वर्ड और फ्रेज दोनों हो सकता है। ओके, सही है। चलो भाई अब देखते हैं प्रेपोजिशन वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। वर्ड के रूप में कैसे काम करता है प्रेपोजिशन, तो भाई वर्ड कैसे होता है, तो वर्ड का एग्जांपल तो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि बहुत सारे यहां पर वर्ड्स हैं, जैसे एट, ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि आपके एट हो गया, देन ऑन हो गया, इन, सिंस, फॉर, till, before, after, before, after, up, down, etc. तो प्रेपोजिशन शब्द के रूप में भी होता है, शब्द समूह के रूप में भी हो सकता है। वर्ड के एग्जांपल्स तो आपने देख लिए कि वर्ड के फॉर्म में कैसे होता है, वर्ड का तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन फ्रेज की फॉर्म में कैसे होता है। तो भाई इसके फ्रेज वाले एग्जांपल्स देखिए। अब इसके फ्रेज वाले एग्जांपल्स देखिएगा, फ्रेज की फॉर्म में प्रेपोजिशन कैसे काम करता है, फ्रेज वाले एग्जांपल्स देखते हैं। अब फ्रेज वाले एग्जांपल्स ऐसे समझिएगा कि प्रेपोजिशन फ्रेज की फॉर्म में कैसे होता है, फ्रेज की फॉर्म में कैसे होता है प्रेपोजिशन, इसको देखेंगे। तो प्रेपोजिशन फ्रेज की फॉर्म में कैसे होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं, जैसे कहा जाए इन ल्यू ऑफ, in lieu of, then by dint of, by virtue of, by virtue of, on account of, by virtue of, on account of, according to, एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो फ्रेज की फॉर्म में है, मतलब कि ये वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है प्रेपोजिशन और फ्रेज की फॉर्म में भी काम करता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड एज वेल एज फ्रेज। फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह। फ्रेज का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना क्लियर हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो प्रेपोजिशन वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और फ्रेज की फॉर्म में भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक क्लियर हो गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। ओके, वर्ड की फॉर्म में भी होता है और फ्रेज की फॉर्म में भी होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट लिखा, देखिए नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा।
अब प्रेपोजिशन कितने टाइप्स का होता है अब हम ये देखेंगे। हमने ये समझ लिया प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन वह शब्द है या शब्द समूह है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करने का काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन कितने काइंड्स का होता है, कितने काइंड्स का प्रेपोजिशन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन टोटल देखा जाए तो 6 टाइप्स का होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार का होता है। तो ये 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें आता है सिंपल प्रेपोजिशन, फिर आता है डबल प्रेपोजिशन, देन कंपाउंड प्रेपोजिशन, नेक्स्ट इज पार्टिसिपल प्रेपोजिशन एंड देन आता है फ्रेजल प्रेपोजिशन और फिर लास्ट में आता है हमारा डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन। डिस्गाइज्ड का मतलब हिडन प्रेपोजिशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक क्लियर हो गया है। 6 प्रकार का होता है प्रेपोजिशन। अभी एक एक टाइप के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि सिंपल क्या होता है, डबल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सभी के बारे में हम डिटेल में यहां पर जानेंगे। तो आई होप कि समझ में आ रहा है सभी को। ओके, सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेपोजिशन क्या है। सिंपल प्रेपोजिशन माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, व्हेन अ सिंगल वर्ड ऑफ प्रेपोजिशन इज यूज्ड इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। जब सिंपल को हिंदी में बोलते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है सामान्य प्रेपोजिशन। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? सामान्य प्रेपोजिशन। क्लियर? तो इसको हिंदी में सामान्य प्रेपोजिशन बोला जाता है। प्रेपोजिशन मेनली 6 टाइप्स के होते हैं और इसमें सबसे पहला आता है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन को हिंदी में सामान्य प्रेपोजिशन कहा जाता है। सामान्य का मतलब है कि जब एक शब्द का प्रेपोजिशन यूज होता है, यानी एक सिंगल वर्ड वाला प्रेपोजिशन होता है, तो उसे सिंपल प्रेपोजिशन का नाम दिया गया है। That means कि when a single word of preposition is used, it is called simple preposition. जब आपको एक शब्द का प्रेपोजिशन दिया गया है तो उसे सिंपल प्रेपोजिशन कहेंगे। एक शब्द का जो प्रेपोजिशन है वो सिंपल प्रेपोजिशन कहलाता है। अब एक शब्द के प्रेपोजिशन कौन से हो जाएंगे? जैसे इसमें आएगा एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर। ये एक शब्द वाले प्रेपोजिशन हमारे सिंपल प्रेपोजिशन में आ जाएंगे। ये सभी क्या है? सिंपल प्रेपोजिशन है। ये सभी क्या है? सिंपल प्रेपोजिशन है। ओके, एक शब्द के प्रेपोजिशन को सिंपल प्रेपोजिशन कहा जाता है। ये सभी हमारे सिंपल प्रेपोजिशन हैं। ओके, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो भाई इसके एग्जाम्पल्स में हमारे आ जाएंगे एट, बाय, फ्रॉम, फॉर, टिल, अप, विद, अंडर एक्सेट्रा। ये हमारे सिंपल प्रेपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ। मैं लखनऊ में गोमती नगर में रहती हूँ। तो सबसे पहले तो एट हमारा सिंपल प्रेपोजिशन हो गया और यहाँ पर इन भी क्या हो गया? सिंपल प्रेपोजिशन। तो आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ, यहाँ पे एट और इन हमारे सिंपल प्रेपोजिशन है। सेकंड है द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन। पेपर उसके द्वारा साइन किया गया पार्कर पेन से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? सिंपल प्रेपोजिशन। बाय और विद हमारे सिंपल प्रेपोजिशन है। तो जब एक शब्द का प्रेपोजिशन यूज होगा दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। ओके, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। यहाँ पे अप सिंपल प्रेपोजिशन है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर सिंपल प्रेपोजिशन है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर जो है वो हमारा सिंपल प्रेपोजिशन है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब आते हैं डबल प्रेपोजिशन पे। नाउ वी विल सी व्हाट इज डबल प्रेपोजिशन। अब हम देखेंगे कि डबल प्रेपोजिशन क्या होता है। डबल प्रेपोजिशन क्या होता है कि जब दो सिंपल प्रेपोजिशंस को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड फॉर्म होता है जो प्रेपोजिशन का काम करे, उसे डबल प्रेपोजिशन कहेंगे। यानी कि जब आपने दो सिंपल प्रेपोजिशन को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाया जो प्रेपोजिशन का ही काम कर रहा है, तो उसे डबल प्रेपोजिशन कहा जाएगा। दैट मीन्स दो सिंपल प्रेपोजिशंस को कंबाइन करके हमने एक नया वर्ड बनाया, दैट इज कॉल्ड डबल प्रेपोजिशन। जैसे इनटू बना। इनटू किससे बना? इन प्लस टू इक्वल्स टू इनटू। अप टू, अप प्लस टू इक्वल्स टू अप टू। ओके, तो ये हमारे डबल प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। डबल प्रेपोजिशन मत मीन्स when two simple prepositions are formed into a new word of preposition, they are called double preposition. जब दो सामान्य, I hope this is clear to everyone, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है।
तो when two simple prepositions are formed into a new word or preposition, they are called double preposition. यानी कि जब दो सामान्य, इसको ऐसे समझिएगा, जब दो सामान्य प्रेपोजिशंस को जोड़कर एक नए शब्द के रूप में प्रेपोजिशन क्या की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसे डबल प्रेपोजिशन कहते हैं, इसे डबल प्रेपोजिशन कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब बढ़ते हैं इसके आगे. अब डबल प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, डबल प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल्स जैसे कि आपको मालूम है इनटू हो जाएगा, और क्या होगा, अप टू हो जाएगा. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. देयर आर प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस. इनटू, देन नेक्स्ट है इनटू हो गया हमारा डबल प्रेपोजिशन. इसका एग्जाम्पल क्या है? द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर टू सर्च अ कॉइन. बॉय जो है वो नदी में कूदा, रिवर में कूदा कॉइन को सर्च करने के लिए. तो इनटू हमारा डबल प्रेपोजिशन है. इनटू हमारा डबल प्रेपोजिशन है. अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इनटू का यूज कब होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको यहां पर बता देते हैं कि इनटू का प्रयोग आप कब करते हो. देखिए, इनटू डबल प्रेपोजिशन है, ये बात तो समझ में आ गई. अब हम यहां पर देखेंगे कि इनटू का प्रयोग कैसे किया जाता है. इनटू डबल प्रेपोजिशन है, ये बात तो क्लियर हो गई. इनटू का यूज कैसे होता है? तो इनटू सबसे पहले तो दो चीजों में काम करता है. एक तो ये चेंज ऑफ मीडियम बताता है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है. जब किसी चीज का मीडियम चेंज होता है तो वहां पर इनटू प्रयोग होता है. यानी कि सबसे पहले ये चेंज ऑफ मीडियम को शो करता है. किसको शो करता है? चेंज ऑफ मीडियम को शो करता है पहले नंबर पे. और दूसरे नंबर पे इनटू हमारा चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है. ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, यानी चेंज ऑफ मीडियम और ट्रांसफॉर्मेशन को इनटू शो करता है. चेंज ऑफ मीडियम और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है. इतना क्लियर हो गया सभी को? चेंज ऑफ मीडियम और ट्रांसफॉर्मेशन को इनटू शो करता है. चेंज ऑफ मीडियम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि कोई पर्सन है, वो अभी नदी के बाहर खड़ा है और अगर मान लो वो नदी में जंप करता है तो अभी तो वो अर्थ पर है और जैसे ही वो रिवर में जंप करेगा तो उसका मीडियम क्या होगा? चेंज होगा. तो यहाँ पे क्या लगेगा? इनटू लगेगा. सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी इनटू का यूज होता है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ रूपांतरण. अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि कोई बुक आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है, हमारी ग्रेट बुक्स जितनी भी हैं वो सभी संस्कृत में लिखी हुई हैं. तो अगर किसी ने संस्कृत को, अगर किसी ने मान लीजिए कोई किताब संस्कृत में लिखी है या इंग्लिश में लिखी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर इनटू का प्रयोग होगा. ही ट्रांसलेटेड इट इनटू हिंदी. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज क्लियर. यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो इनटू का प्रयोग होता है चेंज ऑफ मीडियम और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. दिस इज क्लियर. यहां तक समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं इसके आगे. अब आते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर. अब देखिए, इनटू का यहां तक सभी को यूज क्लियर हो गया. ओके, अब इसी में नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है डबल प्रेपोजिशन, दैट इज अप टू. अप टू का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है यहाँ पर दैट इज अप टू. अप टू का मतलब क्या होता है? अप टू का प्रयोग आप कब करते हो? अप टू का यूज किया जाता है जब किसी चीज की लास्ट लिमिट बताई जाए. अप टू का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी भी चीज की लास्ट लिमिट बताते हैं. इसको अगर इमेज से समझेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अप टू का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज की लास्ट लिमिट बताते हो. देखिए, अप टू का यूज कैसे होता है, इसको ऐसे समझिएगा. अप टू का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज की लास्ट लिमिट बताते हो, लास्ट लिमिट, तो वहां पर अप टू का प्रयोग किया जाता है. लास्ट लिमिट के केस में जब किसी भी चीज की लास्ट लिमिट बताई जाती है तो वहां पर अप टू का प्रयोग किया जाता है लास्ट लिमिट के केस में. ओके, यानी इसका मतलब होता है की सीमा तक. इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? इसका अर्थ होता है हिंदी में की सीमा तक. की सीमा तक, इसका हिंदी में अर्थ होता है की सीमा तक. ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलती है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में ओके, हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलती है अप टू द एज ऑफ 15 ईयर्स. तो यहाँ पर सेंटेंस है, हमारा दिया गया सेंटेंस कि चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ
14। चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन मिलता है 14 ईयर्स तक, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, अप टू का प्रयोग होगा। तो अप टू का प्रयोग होता है जब किसी चीज की लास्ट लिमिट बताई जाती है, की सीमा तक की बात की जाती है, तो वहां पे अप टू का यूज होता है लास्ट लिमिट के केस में। अब आएंगे इसके आगे, नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन पर। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? कंपाउंड प्रेपोजिशन को ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है? व्हेन द प्रेपोजिशन, देखिए कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे हम। कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझिएगा, आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो मैथ्स में पढ़ा ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब नॉर्मल ब्याज, और जब ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज। 45 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड होगी, जैसे 45 मिनट्स को बता देना आप, फिर अगली बनाएंगे, ठीक है? ओके, ये एडिट कर देना। ओके, कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? जैसे हमें पता है कि मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब नॉर्मल ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज। उसी तरीके से जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है ना, इसकी फॉर्मेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स किस तरीके से होती है? ये भी प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, लेकिन कैसे बनता है इसको हम देखते हैं, ठीक है? तो कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब कि जब प्रेपोजिशन के साथ, इसको पहले एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं एकदम सरल भाषा में। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? तो जब प्रेपोजिशन, सिंपल भाषा में हम देखें तो जब प्रेपोजिशन के साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं जो प्रेपोजिशन का काम करता है, उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी कि जब आप प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड फॉर्म करते हो और वो न्यू वर्ड प्रेपोजिशन की तरह ही काम करता है, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। जब प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाएंगे which works as a preposition, so then it is called compound preposition. Let us understand this with a very clear example. इसको हम समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। जब हम प्रेपोजिशन, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब, प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करेंगे और एक न्यू वर्ड बनेगा। इसको कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बनता है, ये हमारा न्यू वर्ड बनता है। और जब इसको कंबाइन करते हैं और एक नया वर्ड बनता है, और ये नया वर्ड जो है किसकी तरह काम करता है, और ये नया वर्ड हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, और ये नया वर्ड किसकी तरह काम करता है, और ये नया वर्ड प्रेपोजिशन का काम करता है, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। और ये नया वर्ड प्रेपोजिशन का काम करता है, और ये नया वर्ड प्रेपोजिशन का काम करता है, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सभी को समझ में आ गया है। तो प्रेपोजिशन, देखिए ऐसे समझिएगा कि जब प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाएंगे और वो नया वर्ड प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। ये न्यू वर्ड किसका काम करता है? ये न्यू वर्ड हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है। किसका? प्रेपोजिशन का काम करता है, तो इसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहा जाता है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। अब प्रेपोजिशन प्लस नाउन का एग्जाम्पल क्या है? 3 केस है यहाँ पे। कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब प्रेपोजिशन में नाउन जोड़ा और नया शब्द बना, दूसरा प्रेपोजिशन में एडजेक्टिव जोड़ा और नया शब्द बना, और प्रेपोजिशन में एडवर्ब जोड़ा और नया शब्द बना, और ये जो नया शब्द बना है ये खुद प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। दिस न्यू वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का काम करता है, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं।
अब देखिए एक्रॉस, एक्रॉस क्या है? एक्रॉस हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? एक्रॉस क्या है हमारा? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये बना है हमारा ऑन प्लस क्रॉस के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए ऑन प्लस क्रॉस कंबाइन किया तो ये बन गया कंपाउंड प्रेपोजिशन, ऑन प्लस क्रॉस। अब देखो क्रॉस क्या है? नाउन है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन, क्रॉस क्या है? नाउन है। क्रॉस एक सिंबल है ना, और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब होता है, नाउन को सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स। दुनिया में हर वो चीज जिसका कि नाम है उसे नाउन मीन्स, ओके वन सेकेंड, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। तो दुनिया में हर वो चीज जिसका कि नाम है उसे नाउन कहा जाएगा। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक, चलो अब बढ़ते हैं इसके आगे। देन नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग किससे बना है? अलोंग बना है दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से, ऑन प्लस लॉन्ग। ऑन प्लस लॉन्ग, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है और लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना भाई। कैसे एडजेक्टिव है? आपने अगर मान लीजिए बोला किसी की हाइट के बारे में, टॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, या आपने बोला लॉन्ग या स्मॉल, तो ये तो आप किसी की क्वालिटी बता रहे हो, और जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वह एडजेक्टिव होता है। तो अलोंग क्या हो गया? प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। अलोंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन। बियॉन्ड जो वर्ड बना है ये बना है किससे? बाई प्लस यॉन्ड से। और यहाँ पे जो यॉन्ड है ये क्या है? यॉन्ड हम एडवर्ब है। यॉन्ड क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये जो यॉन्ड एडवर्ब है इसका मतलब होता है फार्दर अवे या ओवर देयर। फार्दर अवे या ओवर देयर। हिंदी में बोले तो उधर या उस ओर। हिंदी में इसको कहा जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को? हिंदी में इसको बोला जाएगा उधर या उस ओर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। क्लियर हो गया है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। ओके, नाउ यॉन्ड वर्ड क्या होता है इसको हम अच्छे समझते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर यॉन्ड वर्ड क्या होता है? एडवर्ब का काम करता है। YOND यॉन्ड जो है ये हमारा एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब की तरह काम करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये तो एकदम नया वर्ड है, हमने तो पहले कभी इसको सुना ही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप एडवांस लेवल पे इंग्लिश पढ़ते हो, जब आप थोड़ा सा अच्छे रूल्स पढ़ते हो, तो आप अगर देखो तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में भी बताया गया है कि यहाँ पे हम ये एडवर्ब का प्रयोग करते हैं YOND। और इसका मतलब क्या होता है? ये मेनली आपका किसके सेंस में काम करता है? तो इसका ज़्यादातर प्रयोग देयर के अर्थ के लिए होता है। ये जो यॉन्ड एडवर्ब है इसका मतलब होता है उधर या उस ओर। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है उधर, इसका मतलब होता है उधर या उस ओर। उधर या उस ओर। अगर देख इंग्लिश में बोला जाए तो ओवर देयर या फार्दर अवे। इंग्लिश में बोला जाए तो ओवर देयर या फार्दर अवे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओवर देयर या फार्दर अवे के सेंस में, फार्दर, ओके, ओवर देयर या फार्दर, एक सेकेंड, या फार्दर अवे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओवर देयर या फार्दर अवे इसका मतलब होता है उधर या उस ओर के सेंस में ये काम करता है। अच्छा, अब ये जो एडवर्ब है ना ये ज्यादातर कब यूज होता है? देयर के सेंस में काम करता है। बस ऐसे समझ सकते हो कि ये देयर के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आप बोलो कि मैं उस ओर के गुलाब के पेड़ों को अपनी खिड़की से देख सकती हूँ, तो उधर या उस ओर की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आप यॉन्ड एडवर्ब का यूज करोगे। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। अब हम इसके एग्जाम्पल पर आते हैं। तो आई थिंक कंपाउंड प्रेपोजिशन आपने समझ लिया, क्लियर हो गया कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कंपाउंड प्रेपोजिशन क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है? कि कंपाउंड प्रेपोजिशन होता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव के और प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं इसके आगे।
नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अब यॉन्ड एडवर्ब के एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, तो इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अब देखिए जो YOND यॉन्ड वर्ड है ना, ये बना है इसी से एक और वर्ड बना है YONDER। तो जैसे यॉन्ड वर्ड है उसी तरीके से जैसे YOND यॉन्ड वर्ड है, इसी से बना हुआ है वर्ड हमारा YONDER यॉन्डर। ठीक, YONDER यॉन्डर जो वर्ड है वो भी इसी से बना है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। What is that red thing yonder used as an, अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ये जो YONDER लिखा हुआ है यॉन्डर, जो कि बना है YOND से ही, तो यॉन्ड वर्ड भी यूज हो सकता है, यॉन्डर वर्ड भी। ये इंग्लिश में दो तरीके से प्रयोग होता है, एक तो एडवर्ब की तरह जैसा कि अभी आपको बताया, और दूसरा ये कभी कभार एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। अभी हमने देखा था कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में, वी हैव स्टडीड कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन में जो तीसरा था वो था प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। तो प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन यानी क्रिया विशेषण के कॉम्बिनेशन से बना बियॉन्ड, बाय प्लस यॉन्ड। और ये जो YOND यॉन्ड है इसका मतलब होता है देयर। इसको आप देयर के सेंस में यूज कर सकते हो, जब आप उधर की बात करोगे, उस ओर की बात करोगे, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम जरा इसके एग्जाम्पल्स पे देखते हैं। तो देखिए ये जो YOND यॉन्ड है ना, इसी से बना है वर्ड YONDER, इसी से एक और वर्ड बना है कौन सा, YONDER। अब ये जो वर्ड है ये एडवर्ब का काम तो करता है, एडवर्ब तो है ही, लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी वर्ड इंग्लिश में सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम नहीं करता। ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन का भी काम करते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं। उसी तरीके से जो ये वर्ड है ये दो पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है, कुछ केसेस में एडवर्ब की तरह, क्रिया विशेषण की तरह, और कुछ केसेस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब ये जब एडवर्ब का काम करता है तो कैसे करता है, एडवर्ब का काम करता है, और कुछ केसेस में ये एडजेक्टिव का काम करता है। अब देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम कैसे करता है। एडवर्ब दोनों में मतलब इसका सेम होता है, उधर या उस ओर ही इसका अर्थ होता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम कैसे करता है, तो एग्जाम्पल में इसको देखिएगा। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर, व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर। इसको जरा हम एग्जाम्पल से, व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर, इसको आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर जो ये यॉन्डर वर्ड है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, क्रिया विशेषण की तरह से काम कर रहा है। और अब आपको एक बात हम यहाँ पर बता दें कि एडवर्ब केवल 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। ये अगर एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब सिर्फ 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। ग्रामर ये कहती है कि एडवर्ब सिर्फ 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। किसको किसको करता है, तो एडवर्ब सिर्फ 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और स्वयं एडवर्ब को, खुद से एडवर्ब को। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब सिर्फ 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। ग्रामर ये कहती है वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्लियर हो गया सभी को। तो वर्ब आपका एडवर्ब है वो 3 चीजों को मॉडिफाई एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब देखो ध्यान से सुनना, एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। अब देखो यहां पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है यॉन्डर, इस सेंटेंस में देखिएगा तो लिखा हुआ है व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर, लिखा हुआ है कि उधर वो लाल चीज क्या है। अब आप इसको अच्छे से समझना, तो यहाँ पे यॉन्डर वर्ड हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब है तो किसको मॉडिफाई करेगा, या तो वर्ब को करेगा, या एडजेक्टिव को करेगा, या एडवर्ब खुद को करेगा। इस सेंटेंस में किसको कर रहा है, तो देखो यहाँ पे आप देखिए, और एक बात और जान लीजिएगा, एक बात और दिमाग में रखिएगा कि एडवर्ब आपका 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। ये बात तो क्लियर हो गई, 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, ये तो क्लियर हो गया। किसको नहीं करता एडवर्ब मॉडिफाई, तो एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब, आई होप सबको समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। एडवर्ब कितनी चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, इन तीनों को तो करता ही है मॉडिफाई। और किसको नहीं करता है, तो एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। एडवर्ब डज नॉट, इसको ऐसे समझना, एडवर्ब डज नॉट
मॉडिफाई, एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, अ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। आई होप समझ में, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। क्लियर हो गया सभी को? तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, यहां तक कि एडवर्ब डज नॉट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, कैसे नहीं करता है, तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि ये हमारे सामने एग्जाम्पल दिया गया है, ये हमारे सामने सेंटेंस दिया गया है, व्हाट इज दैट रेड थिंग, ये हमारे सामने सेंटेंस दिया गया है, व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर। अब देखो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उधर वो लाल चीज क्या है। एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, बाकी सबको करता है, बाकी वर्ब को, एडवर्ब और एडजेक्टिव को करता है मतलब। तो आप देखिए यहाँ पे किसको कर रहा है मॉडिफाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो ये आपका अगर देखा जाए तो यहाँ वॉट को नहीं करेगा मॉडिफाई, क्योंकि वॉट क्या है, देखो किसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब यहाँ पे, एडवर्ब यहाँ पे इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, ठीक है। और किसको नहीं कर रहा मॉडिफाई, तो वॉट को नहीं करेगा। देखिए कि किसको वर्ब, यॉन्डर जो वर्ब है वो आपका, यॉन्डर जो एडवर्ब है वो आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को, ठीक है, बाकी चीजों को नहीं कर रहा। कैसे हम पता करेंगे, तो देखो कैसे पता चलेगा कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। रेड थिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड थिंग, माय डियर स्टूडेंट्स रेड थिंग लिखा हुआ है, और ये जो रेड थिंग है ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। रेड थिंग लिखा हुआ है, रेड थिंग क्या होती है, नाउन होती है, कोई भी थिंग की बात करोगे तो वो क्या है, नाउन है। तो रेड थिंग कंपाउंड नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन को तो मॉडिफाई करता नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, तो इस सेंटेंस में आपको मिलेगा कि यॉन्डर जो एडवर्ब है वो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, बिकॉज रेड थिंग क्या है, नाउन है, और कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। ये कौन सा नाउन है, दिस इज कंपाउंड नाउन, दिस इज कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन है, तो इस कंपाउंड नाउन को तो मॉडिफाई नहीं करेगा। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है दैट। अब देखिए दैट को मॉडिफाई नहीं करेगा, दैट को क्यों नहीं मॉडिफाई करेगा, बिकॉज दैट जो है, अगर हम बात करें दैट को मॉडिफाई नहीं करेगा, दैट जो है वो क्या है, दैट हमारा प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है, दैट इज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट्स में यस लिख दीजिएगा। देखिए दैट प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद वॉट को भी मॉडिफाई नहीं करेगा। वॉट कौन सा प्रोनाउन है, तो माय डियर स्टूडेंट जो वॉट है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। वॉट क्या है, वॉट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, वॉट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। तो वॉट को मॉडिफाई नहीं करेगा, वॉट रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर हमारा दैट को मॉडिफाई नहीं करेगा, दैट हमारा कौन सा प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देन नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर हम बात करें दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। और देन अगर देखा जाए तो रेड थिंग, तो रेड थिंग हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, रेड थिंग हमारा कंपाउंड नाउन है, रेड थिंग हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन, रेड थिंग इज अ कंपाउंड नाउन। दिस इज क्लियर, कंपाउंड नाउन होते हैं तो रेड थिंग इज अ कंपाउंड नाउन, क्लियर हो गया। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिएगा, कमांडर इन चीफ, मेड सर्वेंट, चीफ मिनिस्टर, चीफ सुपरवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर गर्ल डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, ये सभी क्या है, कंपाउंड नाउन है। दिस इज क्लियर। तो कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो तीन शब्दों से मिलकर बने होते हैं। एक कंपाउंड नाउन के भी एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। वैसे तो हम कंपाउंड नाउन के बारे में नाउन चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता देते हैं कंपाउंड नाउन का मतलब वो नाउन जो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कुछ कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, वुमेन सुपरवाइजर, इसको ऐसे समझिएगा, मेड सर्वेंट,
देन मेड सर्वेंट हो गया, एंड बाकी हमारे कंपाउंड नाउन बहुत सारे हो जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सुपरवाइजर, चीफ सुपरवाइजर, चीफ सुपरवाइजर, एंड देन और भी बहुत सारे हमारे तमाम सारे कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल है, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट डॉक्टर, देन वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर एक्सेट्रा, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन सुपरवाइजर, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, मैन डॉक्टर, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। ठीक है, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर, वुमेन सुपरवाइजर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर। ठीक है, दिस इज क्लियर, ओके, दिस इज क्लियर टू फीमेल डॉक्टर, फीमेल सुपरवाइजर, ये सभी भी हमारे कंपाउंड नाउन में आ जाएंगे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो अब आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है, तो कमेंट में येस टाइप कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंपाउंड नाउन जो है, यहाँ इस प्रकार से हमने देखा कि यॉन्डर जो एडवर्ब है, ओके, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन सुपरवाइजर, ये भी हमारे कंपाउंड नाउन में आते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपाउंड नाउन किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यॉन्डर, यहाँ पे हमने देखा कि यॉन्डर जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, यॉन्डर एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये एडवर्ब है, दिस इज मॉडिफाइंग द वर्ब इज, तो यॉन्डर एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे यॉन्डर एडवर्ब जो है वो इस वर्ब को, यॉन्डर एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर। तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यॉन्डर जो एडवर्ब है वो वर्ब इज को मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट, तो अब देखिए कि यॉन्डर जो एडवर्ब है, यॉन्डर वर्ड जो है ये दो तरीके से काम करता है, एक तो एडवर्ब की तरह और दूसरा एडजेक्टिव की तरह। यॉन्डर दो तरीके से यूज होता है, एक तो एडवर्ब और दूसरा एडजेक्टिव। एडवर्ब का एग्जाम्पल हमने देख लिया कि व्हाट इज दैट रेड थिंग यॉन्डर, उधर वो लाल चीज क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा इस सेंटेंस में कि यहाँ पे ये आपने सेंटेंस में देखा, यू हैव सीन इन दिस सेंटेंस कि यहाँ पर जो ये वर्ड था यॉन्डर एडवर्ब, ये वर्ब का काम, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था। तो यहाँ पर ये किसकी तरह से काम कर रहा था, एडवर्ब की तरह से। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है और किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखते हैं इसके आगे, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब ये जो वर्ड है ना, ये एडवर्ब का तो काम करता है, इसके साथ साथ एडजेक्टिव की तरह से भी यूज होता है। इट वर्क्स एज एन एडवर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो एडजेक्टिव का कैसे काम करता है, तो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखिएगा, आई कैन सी यॉन्डर रोज प्लांट्स फ्रॉम माई विंडो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं आई कैन सी यॉन्डर रोज प्लांट्स फ्रॉम माई विंडो, मैं उस ओर के गुलाब के पेड़ों को अपनी खिड़की से देख सकती हूँ। आई कैन सी यॉन्डर रोज प्लांट्स फ्रॉम माई विंडो, इस सेंटेंस में आप देखिए तो आई कैन सी यॉन्डर रोज प्लांट्स फ्रॉम माई विंडो, मैं उस ओर के गुलाब के पेड़ों को अपनी खिड़की से देख सकती हूँ। अब इधर देखिएगा इस सेंटेंस में, तो यॉन्डर हमारा क्या है, यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा एक्रॉस। एक्रॉस किससे बना है, ऑन प्लस क्रॉस से बना है, जो कि कंपाउंड प्रेपोजिशन का एक एग्जाम्पल है। एक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो जब किसी चीज के दोनों किनारे कवर होते हैं तो वहां पर एक्रॉस का यूज होता है। एक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। जब किसी चीज के दोनों किनारे कवर होते हैं, मतलब एक तरफ से पूरा दूसरी तरफ कवर होगा, तो वहां पर एक्रॉस का यूज होगा। दैट मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जब किसी चीज के दोनों किनारे कवर होते हैं तो वहां पर एक्रॉस का यूज होता है। जैसे कि रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो वहां पर एक्रॉस लगता है। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति ब्लैंकेट ओढ़ता है तो वहां पर भी एक्रॉस का यूज होता है। क्लियर। तो जब किसी चीज के ब्लैंकेट के केस में नहीं, हम यहाँ पे सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ये समझिएगा कि जब किसी चीज के दोनों किनारे कवर होते हैं तो वहां पर एक्रॉस का यूज होता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, ओके। तो एक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो रिवर के एक तरफ से तैर करके दूसरी तरफ जाता है तो वहां पे एक्रॉस का यूज होगा। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, ओके।
अब बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन अलोंग। नेक्स्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है? अलोंग। अलोंग का मतलब होता है, अलोंग किससे बना है? ऑन प्लस लॉन्ग से बना है। अलोंग का यूज क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अलोंग का मतलब होता है पैरेलल, समांतर। इसको आप ऐसे समझिएगा कि अलोंग का मतलब होता है कि जब दो चीजें समांतर होती हैं तो वहां पर अलोंग का यूज होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, अलोंग एक होता है और दूसरा होता है हमारा अलोंग विद। तो जैसे कि दो चीजें जब समांतर हैं, जब पैरेलल के सेंस में बात करेंगे तो वहां पे अलोंग का यूज होगा। अब पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि इस केस में होगा ये कि आप अगर मान लीजिए सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं तो वहां पर अलोंग का यूज होगा। आप रेलवे लाइन के किनारे चल रहे हैं तो वहां पर भी अलोंग लगेगा, और आप रेलवे लाइन के किनारे चल रहे हैं तो वहां पर भी अलोंग का यूज होगा। तो इस केस में क्या होता है कि एक तो स्थिर होता है और दूसरा मूविंग होता है। तो अलोंग के केस में कंडीशन होती है, अलोंग का मतलब समांतर, यहां पे एक स्थिर है और दूसरा मूविंग है। यानी कि एक आपका स्टेबल पोजीशन में है, एक हमारा स्टेबल पोजीशन में होता है, स्टेबल पोजीशन में, और दूसरा जो होता है वो मूविंग पोजीशन में शो होता है। एक स्टेबल पोजीशन में और दूसरा मूविंग पोजीशन में शो होता है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे कि ये ज्यादातर यूज होता है, जैसे अगर हमने कहा कि रोड के किनारे चल रहा है कोई व्यक्ति, तो रोड हो गया, रेलवे लाइन हो गई, रोड रेलवे लाइन या ट्रैक बोल सकते हैं, रोड रेलवे लाइन, और यहाँ पर मूविंग पोजीशन दूसरा जो होता है मूविंग पोजीशन में होता है तो पर्सन है। तो अगर कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चल रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? अलोंग यूज करेंगे। ही वॉक्स अलोंग द रेलवे लाइन। इसी से मिलता जुलता एक और हमारा प्रेपोजिशन है, दैट इज अलोंग विद। इसी से रिलेटेड एक और प्रेपोजिशन है, वो है अलोंग विद। अलोंग विद का क्या यूज होता है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, अलोंग विद का क्या यूज होता है, लेट अस सी दैट आल्सो। अलोंग विद का जो यूज होता है वो इस तरीके से होता है कि जब दोनों ही मूविंग होते हैं तो वहां पर हम अलोंग विद का प्रयोग करते हैं। कि जैसे आप अपनी फ्रेंड के साथ मान लीजिए मार्केट जाते हैं तो यहाँ पे दोनों ही मूविंग है तो क्या लगेगा? अलोंग विद। तो जब दो लोग साथ साथ होते हैं तो वहां पे अलोंग विद का यूज होता है। मतलब यहाँ पर दोनों ही मूविंग पोजीशन में होंगे, दोनों ही जो पर्संस हैं वो मूविंग पोजीशन को शो करेंगे, मूविंग पोजीशन को शो किया जाएगा। क्लियर? तो यहां भी पर्सन होगा और यहां भी पर्सन होगा, दोनों ही मूविंग पोजीशन को शो करेंगे। जैसे शी वेंट टू द मार्केट अलोंग विद हर सिस्टर। अब आते हैं इसके आगे, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, मैं रेल पटरी के किनारे किनारे चली। एंड ही वॉक्स अलोंग द कैनल, वो कैनाल के किनारे चला, यानी कैनाल के समांतर चला। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कि प्रेपोजिशन क्या होता है। एक बार इन शॉर्ट आपको छोटा सा रिवाइज इन अ नटशेल एक रिकैप कर लेते हैं। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन को बाकी के शब्दों से रिलेट करता है। अब ये नाउन प्रोनाउन के सिर्फ पहले ही नहीं आता बल्कि ये बाद में भी आ सकता है, ये भी बात हमने यहाँ पे सीखी। इसके साथ साथ हमने देखा कि प्रेपोजिशन का रूप क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है। तो ये एक शब्द के रूप में भी काम करता है और इसके साथ साथ प्रेपोजिशन एक वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है और इसके अलावा ये एक फ्रेज के फॉर्म में भी हो सकता है। फ्रेज का मतलब शब्द समूह के फॉर्म में। वर्ड के प्रेपोजिशंस क्या थे? एट, ऑन, इन थे, और फ्रेज वाले क्या थे? इन ल्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इस तरीके के फ्रेज प्रेपोजिशन से, मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में काम करते हैं। फिर हमने प्रेपोजिशन के काइंड्स के बारे में देखा, तो हमने देखा कि 6 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस होते हैं और इनमें से हमने 3 काइंड्स को पढ़ा है आज, सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन और कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब इसके आगे यानी कि पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, और पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन एंड देन आपका आएगा डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशन एंड देन फ्रेजल प्रेपोजिशन। हम बाकी के जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन के यूजेस भी कराए जाएंगे कि मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक को लेकर के, वो भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो चैप्टर को हम 3 लेवल्स में पढ़ेंगे, बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल में। तो अभी बेसिक लेवल चल रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम मॉडरेट लेवल की ओर मूव करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एडवांस लेवल। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, नेक्स्ट क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन को कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग जो हमारे 3 काइंड्स बचे हैं, रिमेनिंग काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे
इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन के यूजेस के बारे में भी बताएंगे, यानी कि यहाँ पर हम यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन पर चर्चा करेंगे, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस, और यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस पर हम चर्चा करेंगे जिसमें कि आपको टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, और जो अन्य प्रेपोजिशंस होते हैं टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, और अन्य प्रेपोजिशंस जो हैं एक्सेट्रा, अन्य प्रेपोजिशन के यूजेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और इसके साथ साथ आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।